लगभग ये मानसून का पीक समय पूरे देश में रहता है और मानसून के ही इस समय में हर वर्ष 12 अगस्त को हम लोग विश्व हाथी दिवस का आयोजन करते हैं। वैसे तो भारत सरकार के फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत 29 जुलाई को हम लोग टाइगर डे मनाते हैं, 10 अगस्त को लॉयन डे मनाते हैं, 12 अगस्त को हम एलिफेंट डे मनाते हैं। पिछले वर्ष हमने अपने टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे किए थे। हमारा सौभाग्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और प्रोजेक्ट एलिफेंट के भी 30 साल पूरे हुए थे। पिछले वर्ष ये कार्यक्रम गुवाहाटी में हुआ था और महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं हमारे बीच में कार्यक्रम में उपस्थित थे। पिछले वर्ष ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम घोषित किया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। दुनिया में एक विषय बहुत तेजी से उठ रहा है, वो जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन केवल तापमान बढ़ना नहीं है, जलवायु परिवर्तन के 2 और अलग पैमाने हैं। पहला, जमीन का तेजी से बंजरीकरण होना, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा भाग तो पानी का है। उसके बाद जो धरती का एक भाग है उसमें भी एक बड़ा भाग रहने लायक नहीं है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं ऊंचे पहाड़ पर्वत बर्फीले क्षेत्र हैं और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर झील नदियाँ ये है। ऐसे में जो धरती का उपजाऊ भाग है उसमें एक बड़ा हिस्सा मनुष्य की बस्ती बनाने के लिए है, लेकिन उससे भी जो बड़ा हिस्सा है वो खेती के लिए प्रयोग होता है। खेती में भी पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है। मतलब हम अपनी धरती को एक ऐसे दिशा की ओर लेकर के जा रहे हैं जहां पर हम भविष्य के फूड का संकट खड़ा करते हैं। और इसलिए भारत सरकार के बजट में प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेचुरल खेती को जोड़ दिया गया। प्राकृतिक खेती जिसको कहते हैं, भारत सरकार उसको बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, नेचुरल फार्मिंग के लिए। लेकिन जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो इसके साथ ही जो बड़ा संकट है वो बायोडायवर्सिटी का, जहां पर जैव विविधता की कमी है, जहां पर पर्याप्त प्रकृति में जो प्रकृति के हिसाब से वनस्पतियों की कमी है, वहां पर जैव विविधता के संकट खड़े हो रहे हैं। और पिछले साल जब दुनिया ने सिडनी मॉन्ट्रियल का बायोडायवर्सिटी कॉप किया तब ये कहा कि धरती को अगर बचाना है तो कम से कम सभी देशों को सम्मिलित रूप से आकर के 30% भाग को जैव विविधता की दृष्टि से बचाना है। क्योंकि आप कल्पना करो कि अगर धरती पे हाथी ना हो, शेर ना हो, चीते ना हो, कोई पक्षी ना हो, पंछी ना हो, पेड़ ना हो, पौधे ना हो, तो अकेला मनुष्य धरती को सोचे कि मेरे अकेले के कारण सुंदर ही धरती रह जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए जैव विविधता केवल भूमि पर होना जरूरी नहीं है। जैव विविधता का अर्थ है भूमि में भी और जल में भी, क्योंकि जल में भी एक बड़ा जीवन होता है। और इसलिए हाथी की बात जब की जाती है तो कहा जाता है गजेंद्राय नमस्तुभ्यम, आई बॉ टू यू ओ एलिफेंट किंग। गजेंद्राय, गजराज में आपको नमस्कार।
क्यों करता हूँ, तो आगे कहते हैं वना नाम रक्षकाय च, कि आप जंगल की रक्षा करते हैं। हमारे लोग रेंजर खड़े हैं, हाथी आ जाते तो वो भी दूर हो जाते हैं, उनको लगता है नेचुरल रेंजर आ ही गया, कोई नजदीक नहीं जा सकता। आप नेचुरल जंगल की रक्षा करने वाले दाता सी वसुंधरा है। और अगर हम अपने जंगल की रक्षा करते हैं तो श्लोक में भी कहा गया है, यू आर द गिवर ऑफ लाइफ टू द अर्थ। आप रक्षा करते हो तो धरती को जीवन देते हो, उसकी बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखते हो, उसके नैसर्गिक सौंदर्य को बचा के रखते हो। जीवितम जगता है। और अगर ये काम आप करते हो तो श्लोक में कहता है, एंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। और इसलिए अगर आप ये रक्षा करते हो तो जंगल के पूरे जीवन की रक्षा। सदियों पहले जब मनुष्य की इतनी ग्रीड नहीं थी, प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली थी, तो वो हर एक पक्षी और जानवर के अस्तित्व को समझता था, उसको महत्व देता था। इसलिए किसी ने ये श्लोक लिखा होगा तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से लिखा होगा। आज परिस्थितियां 2-3 कारण से बदल गई हैं। अब हमारी निर्भरता टेक्नोलॉजी से ज्यादा है, तो हम लोग भी इस बात का प्रयोग करते हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी ने मनुष्य के जीवन को सुगम बनाया है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नए एनिमल संस्कृति को भी नियंत्रण कर सकते। मुझे खुशी हुई कि रेडियो का अच्छा प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ में हाथियों के दल का किस तरह विचरण हो रहा है उसकी जानकारी दी जाती है, उन लोगों को भी उनके कार्य को भी रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ पर सम्मानित करने का काम। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हर वर्ष जब हम जो हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ जो इनके विषयों को, इनके विचरण को, इनकी प्रकृति को, विशेष रूप से जब हाथी अनियंत्रित हो जाता है, टस्ट हो जाता है, तो ऐसे में उसके जो जंगल के खतरे हैं उससे लोगों को, गांव को सावधान करने का काम करते हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम किया। हमने अब एलिफेंट के स्टीयरिंग कमेटी में हम मानते विशेषज्ञ केवल पढ़े लिखे विशेषज्ञ नहीं, जो अपनी सहज जीवन प्रवृत्ति प्रकृति में महावत है, लगातार ट्राइबल कम्युनिटी से, अब उनको भी हम अपनी स्टीयरिंग कमेटी का नेशनल लेवल पे सदस्य बनाते हैं। और इसलिए हाथी इतना बड़ा जानवर होने के बाद भी सहज रूप से जंगल में विचरण करता है, बिना डेजिग्नेशन के उसकी रक्षा करता है। और जो सबसे बड़ी ताकत है हाथी की, हाथी कभी भूलता नहीं, लेकिन शरीर बड़ा होता है तो हाफता नहीं है, कितना ही ऊपर तक चल जाता है। ये जो सहज रूप से जीवन जीने की पद्धति है, मॉडर्न के नाम पे सब कुछ कंस्ट्रक्शन का कर देना, ये नहीं है। और इसलिए हम ये जानते हैं कि अगर जंगल का इकोसिस्टम अच्छा होगा तो उसके लिए वन्य जीवों की सुरक्षा करना आवश्यक है। और इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि नए एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में स्थानीय ग्राम के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर देंगे। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, पिछले वर्ष भी मैंने हमारे मंत्रालय ने गाइडलाइन निकाली थी। हम चाहते हैं उस गाइडलाइन का पूरा पालन हो, फ्रंटलाइन स्टाफ से लेकर हमारे मुख्य वन संरक्षक तक उसके लिए बार बार सेमिनार का या वर्कशॉप का आयोजन करें, जिनके वाजिब रूप से फसल से लेकर के नुकसान होते हैं उनकी भरपाई की व्यवस्था ज़्यादा सुगम और तीव्र होनी चाहिए। क्योंकि जिसकी फसल का नुकसान है उसको तीव्र भरपाई हो सके, ये भी काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए इस समय जो सबसे बड़ा विषय है वो इनके मूवमेंट का। मूवमेंट में क्योंकि हाथी लगातार यात्रा करने वाला जीव है, कभी रुकता नहीं है, झुंड के झुंड उनके
इसलिए विचरण के क्षेत्र उनके स्थायी बने, उनके विचरण के क्षेत्रों में ही वो अपने तरीके से जाए, वहाँ पर पानी से लेकर बाकी मैनेजमेंट हो। इसके लिए देश के 14 राज्यों में हाथी पाए जाते हैं, तो लगभग 80,777 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें हमने 33 ये रिजर्व डिक्लेयर करे हैं, और अभी आपके यहाँ पर दिखाया भी गया है। छत्तीसगढ़ का भी जो क्षेत्र है वो दिखाया गया है। और पिछले 2 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ में चाहे लेम्बू हाथी रिजर्व का ये क्षेत्र हो, तमिलनाडु में अगस्त मलई का विषय हो, और उत्तर प्रदेश में तराई का हो, ऐसा लगभग 6,200 किलोमीटर का एरिया भी जो है वो हमने इसमें रिजर्व में शामिल किया। हम इसका मूल्यांकन करते हुए भारत के जो 4 भागों में हाथी पाए जाते हैं उसमें ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसको कम किया जाए, इसके लिए कार्य योजना पे कार्य कर रहे हैं। 150 के करीब ऐसे हाथियों के गलियारे भी हम लोगों ने सूचीबद्ध किए हैं ताकि उसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जा सके। भारत सरकार को गर्व है कि हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। तो जितना भी 1 हफ्ते तक ये पूरा स्टूडेंट्स में अवेयरनेस का कार्यक्रम हुआ है, ये हमारा जो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जो है, ये इसके बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस कार्यक्रम में हमारे इको क्लब के माध्यम से और बाकी विषयों से एक जागरूकता का काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन हमारे पास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो भी एक फील्ड मैनुअल इस संघर्ष के लिए उन्होंने तैयार करी। और फील्ड मैनुअल में हम भी जानते हैं कि उनके रास्ते के क्षेत्र में जहाँ रेलवे लाइन आती है वहाँ सुगमता से उनके पैसेजेस कैसे हो, अगर वो ढूंढा भी जाए तो कैसे हम ट्रेन को टाइम से पहले एक अलार्मिंग सिस्टम के द्वारा रोक सके। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि WWF भी है, वो लोग भी काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं कि ये जो गज सूचना का मोबाइल ऐप है, और सबसे बड़ी बात है कि हाथियों का जो व्यापार है वो ना हो, कैप्टिव हाथी को एक सही तरीके से रखा जाए, क्योंकि जंगल के मैनेजमेंट के लिए भी हमको कैप्टिव हाथी की जरूरत होती है। हाथी हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराओं के भाग भी रहे हैं, और इसलिए वाइल्ड लाइफ एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद भी हमने उसके लिए सख्त नियम करे हैं। और उनका जो DNA का एक डेटाबेस भी बनाने का काम भी हमारे मंत्रालय में किया गया। अभी तक हमने लगभग 1000 हाथियों के ये नमूने प्राप्त किए। इसके साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को देखने वाले जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं और जो हमारे फील्ड स्टाफ के लोग आगे काम करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए और उनको अच्छे ढंग से हम जो जंगली हाथी उत्पाद बचा रहे हैं उनका पुनर्वास आवश्यक हो, तो ऐसे में वॉचर्स है, ट्रैकर्स है, वनरक्षक है, चिड़ियाघर में जो काम करने वाले हमारे लोग हैं, वन विभाग के जो हमारे महावत हैं, हमारे जो वन विभाग में काम करने वाले वेटरनरी डॉक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज में, कुछ कम्युनिटीज या हिमाचल के तो अभी आए नहीं होंगे, लेकिन उनका जो नॉलेज सिस्टम है, उनका जो जनरेशन से उन लोगों ने जो अपनी कैपेसिटी डेवलप करी, उनको भी हम मान्यता देने के लिए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार का वन मंत्रालय जो है रेल मंत्रालय के साथ मिलकर के काम कर रहा है। अभी आसाम में तो शायद वो हो भी गया है कि हमारी जो दापोली बिल में पीछे से रानी सेंचुरी से हाथी आते थे, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे विभाग ने अपना जो नया अलाइनमेंट बनाया है उसमें हमारे जो विशेष रूप से हम किस प्रकार से विकास के इस दौर में अपने वन्य जीवों को और विकास को इस इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन में कैसे शामिल कर सकते हैं उसके लिए कार्य किया है। मेरा ये कहना है कि
अभी ये जो विषय है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का काफ़ी संवेदनशील है और इसके लिए हम लोग संयुक्त रूप से सभी डिपार्टमेंट के साथ सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक डिजिटल डैशबोर्ड भी हमारा हो जाए ताकि एक मॉनिटरिंग के सिस्टम को अच्छा कर सके। विशेष रूप से रेलवे में जो क्रॉसिंग के विषय है, ओवरपास के विषय है, अंडरपास के विषय है, उसमें इस संघर्ष को कम करने के लिए हम लोग एक सुनिश्चित तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विशेष रूप से हमने उनको जो असाइनमेंट दिया है 3 राज्यों का, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आसाम में हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं जो संघर्ष को कम करने के उपायों को सुझा रहे हैं और पिछले 23 सालों में जो इसका एक कौन से ग्राम में उनका मूवमेंट बना उसके भी एक डेटाबेस को हम तैयार करके भविष्य में वो जो जोखिम जहाँ से आता है उन हाथियों को अलग करना, उनके समूह को चिन्हित करना और सबसे बड़ी बात है जब हाथियों की मृत्यु होती है तो उन कारणों पर भी हमारा डिपार्टमेंट, मौसम है, बिजली के करंट है, अवैध शिकार है और इसलिए इसको भी रोकने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ और विशेष रूप से मैं टाइगर डे पे जब जाता हूँ, लॉयन डे पे जाता हूँ, एलिफेंट डे पे भी जाता हूँ तो मैं मानता हूँ कि हमारे विभाग का जो फ्रंट लाइन था मैं उनको हमेशा बधाई देता हूँ कि वो बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं और मैं ये बात रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि हमारी ये जो स्टीयरिंग कमेटी की जो हमारी मीटिंग है इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, बीच में न्यायालय के निर्णय भी हैं और उसको भी आगे करने का काम करते हैं। एक जो बड़ा विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी जो हम लोगों को संदेश दिया है वो एक पेड़ माँ के नाम का दिया है। ये धरती पे हमें 2 लोगों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, एक अपनी माँ के प्रति, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमारे को जिन्होंने जन्म दिया उस माँ को मनुष्य के रूप में जन्म दिया, हमें हमेशा अपनी माँ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उसके बाद माँ के जन्म देने के बाद आप जो इस धरती पर रह रहे हैं, अभी भी खूब टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के बाद मनुष्य अनाज नहीं बना पा रहा, तो जो हमारा भोजन आता है वो प्रकृति से आता है। हमारा मेडिसिन का जो अंतिम जो कंटेंट है वो प्रकृति से आता है। धरती पे मनुष्य के लिए ऑयल और एनर्जी धरती से आता है। तो विज्ञान के द्वारा इसका उपभोग कर सकते हैं लेकिन इसको पैदा नहीं कर सकते, पैदा तो प्रकृति से ही होता है। तो अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता करते हैं तो जीवन के लिए इस प्रकृति के प्रति, धरती माता के प्रति भी कृतज्ञता रखनी चाहिए और इसलिए आप बड़े मकान बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, महल बनाते हैं, लेकिन इस धरती पर एक पेड़ जरूर लगाएं। आपका मकान बिक सकता है, आपके मकान में बिना आपकी अनुमति के कोई आ नहीं सकता, लेकिन आपके पेड़ पर आकर कोई भी चिड़िया अपना भोजन ग्रहण करके जा सकती है। ये इतना बड़ा अंतर है जो दुनिया को दिया हुआ निस्वार्थ हमारा कृतज्ञता का भाव। ये कृतज्ञता का भाव जीवन में पैदा हो, इसके लिए एक पेड़ माँ के नाम। और हम विकास के साथ जितने विकास के लिए पेड़ों को काटते हैं उतने ही पेड़ हम इस धरती पर लगाएं, धरती को बचाएं। दूसरा एक और विषय, प्रधानमंत्री जी ने जब ग्लासगो में COP हुई थी तो उन्होंने विषय दिया था लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल में हमने 7 आयाम चुने हैं और अभी मैं IIT में दिल्ली में गया था, लगभग 47 इंस्टीट्यूशन के 1100 बच्चे आए थे। अभी बाकी जगह भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आइडिया फॉर लाइफ, हम बिजली तो पैदा करते हैं लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग कैसे करें, ऊर्जा की बचत कैसे करें। आपका छत्तीसगढ़ का जो ग्रिड शुरू हुआ
तो उसमें सबसे पहले आपने छत्तीसगढ़ में गौरव किया नदियों को लेकर। तो नदियाँ तो भगवान ने दी है, लेकिन उसका पानी प्रदूषित कैसे ना हो, पानी को प्रदूषण से कैसे बचाए। तो सेव एनर्जी, सेव वाटर, क्लीन वाटर। और तीसरा, अन्न तो आपको दिया है, लेकिन अन्न की बर्बादी कैसे कम से कम करें। चौथा, हमने और भी उत्पादन किया नहीं किया, लेकिन प्लास्टिक का उत्पादन बहुत कर दिया, तो सिंगल यूज प्लास्टिक में कैसे रोक लगे। पांचवा, अब किचन से लेकर के आपके हाथ के मोबाइल तक कोई ऐसी चीज नहीं जो डिजिटल ना हो, और हर 3 साल में हम फेंक देते हैं। 140 करोड़ लोग मिलकर एक जगह अगर फोन फेंकेंगे तो रायपुर में पूरा कचरे का पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा, रोज फेंकना। तो ये ई वेस्ट है, इसका प्रबंधन कैसे, और उसके आगे हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे। और इसके लिए हमने कहा है कि ये जो आने वाली पीढ़ी के सामने ये जो सबसे बड़ी चुनौती है, ताज़ा हवा की, एनर्जी को बचाने की, अच्छे फूड की, अच्छी लाइफ स्टाइल की, प्लास्टिक के वेस्ट की और डिजिटल वेस्ट, ये सब चीज़ों के लिए हमने कहा आइडियाज फॉर लाइफ होने चाहिए। सरकार तो सर्कुलर इकोनॉमी में काम कर रही है, सरकार तो वेस्ट टू वेल्थ के लिए काम कर रही है, लेकिन ये भविष्य में मनुष्य के द्वारा निर्मित बनने वाले कचरे के पहाड़ों को रोकने के लिए अभी से हमको उस लाइफ स्टाइल पे चिंतन करना होगा। और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ। मैं चाहूँगा कि हम बहुत अच्छा सिखाते हैं बच्चों को, सिविक सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, लेकिन हमें ये सिखाना चाहिए कि एनवायरमेंटल सेंस भी होना चाहिए। और इसलिए कई बार कहते हैं कि ये धरती हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिली, ये धरती हमें बच्चों से अपने उधार में मिली। आने वाली पीढ़ी को धरती देती नहीं, और सूनी धरती ना देती नहीं, ऐसी धरती जिसपे हाथी से लेकर छोटे जानवर तक है, ऐसी धरती जिसकी वसुंधरा को हम शस्य श्यामला कह सकें, ऐसी धरती जिसके पानी को हम स्वच्छ रूप से बहता हुआ देख सकें। और इसलिए ये जो हमारा हाथी संरक्षण दिवस है, ये स्थानीय रूप से जागरूकता का हम एक अभियान चलाते हैं, और जिन राज्यों में हाथी पाया जाता है उसकी राजधानी में आकर के हम ये समापन करते हैं। मीडिया के